हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखें, इसको भी हम गाउस एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करने वाले हैं। ये 3 इक्वेशंस थी आपकी, मतलब किस तरह से कॉलम वाइज लिखी थी, मैंने इसको फिर से वैसी रो में एक रो में डन कर दिया। ठीक है, आपको पता है सबसे फर्स्ट स्टेप हम इनको लिखेंगे अपने मैट्रिक्स में फॉर्म में। तो वो कैसे लिखते हैं आपको मैंने सिखाया हुआ है लीनियर सर्किट एनालिसिस में। इनके पहले कांस्टेंट आपने लिखने होते हैं हर इक्वेशन के वेरिएबल्स के साथ जो होते हैं। इसके साथ देखें 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है। ठीक है, जिस तरह से। और अब फिर दूसरी इक्वेशन के इसके साथ 1 है, इसके साथ -1 है। तरतीब सेम होनी चाहिए, एक्स वाई जी, इस तरह से हर एक वेरिएबल पाया जाए हर इक्वेशन में। फिर है इसके साथ 2, फिर देखें इसके साथ 2 है, इसके साथ 1 है और इसके साथ -1 है। अब हम इनके वेरिएबल्स को कॉलम वाइज लिख देंगे। नेक्स्ट एक्स वाई एंड जी। ठीक है जी, फिर इज इक्वल टू वाले नंबर्स लिखेंगे इज इक्वल टू की साइड पे। तो फर्स्ट नंबर है 9, सेकंड है 10 एंड थर्ड है 7। अब हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से तो हम कर नहीं रहे, गाउस एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। तो गाउस एलिमिनेशन मेथड का ये तकाजा है, वो कहता है कि इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख लें। ये वाला मैट्रिक्स लिखें और बीच में डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करके इस साइड वाले नंबर्स लिखते हैं। तो फिर आपने उसका अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है जी, तो ये देखें 1 -1 1 1 2 -1, ये मैंने बीच में डॉटेड लाइन का इस्तेमाल किया। ठीक है जी, और इस साइड वाले नंबर लिख दिया 9 10 एंड 7। ये आपके पास गाउस एलिमिनेशन का मेथड अप्लाई हो गया। आपने लिखना ऊपर बाय यूजिंग गाउस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी, तो गाउस एलिमिनेशन मेथड का असल में ये कहना था बच्चों कि ये जो डायगोनल होता है, डायगोनल कहते हैं मतलब कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट, यानी कि ये इस तरह से टेढ़ी लाइन लेके चल रहा होता है। ये इन सब में 1 होना चाहिए, यानी ये जो आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा है इसकी मैं बात करता हूँ। देखिए इस तरह से 1 1 होना चाहिए इन तीनों में, ऐसे। ठीक है, और इनके ऊपर कुछ भी एग्जिस्ट करता हो, कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, कोई एलिमेंट कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता हो, 0 एक में हो, कुछ 1 हो, कुछ 2 हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि सारे 0 हों। 1 2 0 होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फ़र्क पड़ जाएगा कि अगर वो तीनों के तीनों 0 हो गए। अगर आपके देखें, फिर आपने क्या करना है, इसके नीचे जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे ना, ये वाले 3, इन तीनों को आपने बनाना है 0, तो ये बन जाएगा अपर ट्रायंगुलर। ठीक है जी, दिस इज़ अ मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लिहाजा यहाँ से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ इस कंडीशन तक आपको पहुँचना होता है, फिर जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यही हम काम करेंगे। अब देखें, बाय लक डायगोनल मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट जो मुझे 1 बनाना था फर्स्ट रो में, वो ऑलरेडी 1 है। ठीक है जी, वो मेरा काम वैसे ही डन हो गया। उसके बाद मेरा क्या काम है, इसके नीचे ये देखो मुझे 2 0 बनाना है, इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है। इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 0 बनाना काम होता है। तो इसके नीचे हैं ही 2 एलिमेंट्स, तो इन दोनों को 0 बनाना है। ये आपकी R2 है, ये आपकी R3 है। R1 आपकी फिक्स हो गई, आपने R1 की मदद से इनको 0 बनाना है। ऑपरेशन हम लगाते हैं, देखें फर्स्ट ऑपरेशन मैं लगाता हूँ R2 में से बच्चों मैं क्या माइनस करूँ, R1 को किस नंबर से। आपने पास पता क्या करना है, यहाँ प्लस करना होता है या माइनस करना होता है R1 को, यानी जिस रो को आपने फिक्स रखा हुआ है ना, उसी को प्लस माइनस करके दूसरी रोज़ में से वहाँ पे नंबर बनाने होते हैं। तो मैंने R2 - R1 इस वजह से लिखा। देखो अगर मैं इस 1 में से अपना R1 का एलिमेंट 1 माइनस करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये काम तो डन हो गया। अगर मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई देके इसको 0 करना पड़ता तब भी मैं कर लेता। अब देखें R3 के लिए क्या ऑपरेशन बनता है, R3 - R1 ही लिखा जाएगा। लेकिन देखो अगर ये होता है ऐसे 2 - 1, तो ये यहाँ पे तब भी 1 रहता है। अगर इसको मैं 2 से ज़रब दूँ R1 के एलिमेंट को, फिर इसमें से माइनस करूँ तो यहाँ पे भी 0 बन जाता है। तो ये इसके 2 ऑपरेशन आ गए। देखो ये आएगा 2 - 2 × 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो यही हमने काम करना था, यही हमारा फर्स्ट स्टेप है इस मेथड का। तो देखें फर्स्ट रो आपकी यानी कि कॉमन रहेगी, यानी फिक्स रहेगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने एज इट एज लिख देनी है सारे उसके एलिमेंट, बाकियों के कुछ नहीं अभी करना, क्योंकि आपको पता है वो चेंज होने वाले हैं। देखें R2 - R1 आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। देखें R2 का एलिमेंट 1 - 1, यानी इस एलिमेंट से इसका ऊपर वाला, इस एलिमेंट से इसके ऊपर वाला, हर एलिमेंट के उसके ऊपर एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो 1 - 1 किया तो क्या आ गया मेरे पास 0। अब इस एलिमेंट की बात करूं तो देखो R2 का अब एलिमेंट है -1, फिर सेंटर में माइनस है और फिर आगे R1 का एलिमेंट जो कि है ही 1, तो ये क्या बन रहा है -1 - 1, ये -2 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसकी बात करूँ तो अब R2 का एलिमेंट मेरे पास 2 है यहाँ पे इस कंडीशन में, और -R1 का एलिमेंट 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 2 - 1 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो लास्ट में यहाँ पे क्या है, R2 का एलिमेंट 10 है, 10 माइनस, और R1 का एलिमेंट 9 है, तो ये क्या आ गया 10 - 9 = 1। यार अब ये बच्चों वाली चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब मुझे ये बताना बनता है क्योंकि मैट्रिक्स है, तो लिहाजा कई बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते होते, उन्होंने 11वीं 12वीं में ये काम नहीं समझा होता।
वो डिप्लोमे करके आए होते हैं। तो लिहाजा ये आपका R2 देखें पूरा डन हो गया। अब आप R3 के साथ छेड़छाड़ शुरू करने लगे हैं। ये देखें R3 के ऊपर ये ऑपरेशन लगना है। R3 का एलिमेंट, ये देखें R3 का एलिमेंट क्या है, फर्स्ट नंबर पे 2 -2 इंटू R1 का एलिमेंट, जो कि इसके ऊपर देखें क्या पाया जा रहा है, 1। तो ये क्या आ रहा है, 2 - 2 0, यानी आपका वो काम डन हो गया। आपने फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 बनाया और उसके नीचे 0 बना दिए जो यहाँ पे होना था। अब नेक्स्ट देखें क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यहाँ पे अब 1 है R3 का एलिमेंट, -2 इंटू R1 का एलिमेंट जो कि 1 है। तो ये देखें क्या बना रहा है, 1 - 2 यानी -1। अब नेक्स्ट देखें क्या होगा, -1 -2 इंटू R1 का एलिमेंट जो कि 1 है। तो ये देखें -1 -2 -3 हो गया ये, ठीक है। आगे ये 7, ये 7 है R3 का एलिमेंट, -2 इंटू R1 का एलिमेंट जो कि 9 है। तो ये कितना बन रहा है, देखें -18 जमा 7, -18 जमा 7 करें तो अपने पास आ जाता है यार, इतनी छोटी कैलकुलेशन भी अभी मेरे माइंड में हल नहीं हो पाती बच्चों, इतना देखें सिर पे चढ़ गया हुआ है मैथ। ये आता है -11। कैलकुलेटर के यार हम आदी हो चुके होते हैं, फिर यही सलाह होती है, उसी पे सब साल होता रहे। अब देखो बच्चों यार, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट काम तो डन कर दिया, इतना हमारा काम डन हो गया, यानी हमने 1 के नीचे ज़ीरोज़ बना लिए। अब नेक्स्ट क्या मसला आ रहा है, यहाँ पे 1 मौजूद नहीं है हमारे मैट्रिक्स में, यहाँ पे -2 है। इस -2 की जगह 1 मैं कैसे ला सकता हूँ, मैं अपनी R2 को डिवाइड कर दूंगा एक स्पेसिफिक नंबर के साथ जो कि -2 ही है, क्योंकि -2 से ही डिवाइड करूँगा तब इसमें 1 बनेगा। तो ये आपका नेक्स्ट ऑपरेशन है जो आप लगाएंगे। ऐसे आपने गांद नहीं मचाना जैसे ये मैं मचा रहा हूँ ये कैलकुलेशन का, ये आपने लिखने हैं, यानी कि R2 - R1 ऑपरेशन लिखना है, ये चीज़ नहीं लिखनी है, आपके कैलकुलेटर का सारा काम है। तो देखें फर्स्ट रो और थर्ड रो आपकी फिक्स रहेगी क्योंकि उसके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ, तो उसके एलिमेंट एज इट एज लिखते हैं, ठीक है जी, ये आपने लिख दिए। अब सेकंड रो पे फ़र्क पड़ा, तो देखो 0 को अगर मैं -2 से डिवाइड करता हूँ 0 ही आ जाएगा, -2 को -2 से डिवाइड करूँगा 1 आ जाएगा, 1 को -2 से डिवाइड करूँगा तो वो -1/2 आ जाएगा। इस 1 को भी जब -2 से डिवाइड करूँगा तो -1/2 आ जाएगा, यानी माइनस ऊपर डिलीवर हो गया। ओके हो गया। ये देखें मैंने ऑपरेशन लगा भी दिया, इतना टाइम ही नहीं लगा। अब मुझे क्या करना, देखें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 होना चाहिए था, अब इसके नीचे 0 होना चाहिए, इसको 0 मुझे करना किसी तरीके से, इस -1 को। अब R2 का ऑपरेशन चलेगा, मतलब R2 की मदद से हम इसको 0 बनाएंगे। पहले R1 की मदद से आपने ऑपरेशन लगा के नीचे 0 बनाया, अब आपने R2 को फिक्स करके यहाँ पर 0 बनाना। देखें कैसे 0 बनता है, ज़रा गौर करें। ये मेरी R3 है बच्चों, R3 के ऊपर मैं कैसे R2 को क्या करूं इसमें, तो मतलब कि ये 0 हो जाए। देखें इसके ऊपर एलिमेंट 1 पाया जा रहा है, अगर मैं इस -1 R3 का एलिमेंट है -1 और ये है 1, इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ करूं कि ये 0 बन जाए, ये वाला -1 मुझे प्लस करना होगा, यानी कि R3 में प्लस R2 करने से ये 0 बन सकता है। तो ये हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है ये वाला, तो ये आपने अब लगा देना। देखें अभी आपके सामने लगाऊंगा, फर्स्ट 2 रोज़ आपकी फ़िक्स रहेंगी तो उनको एज इट एज़ लिख दें, क्योंकि उनके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन नहीं लग रहा, वो एज इट एज़ हैं, उनको यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये देखें ये 0 + 0, तो ये 0 ही हो गया। -1 ये आया, इसका एलिमेंट -1 + 1, तो ये क्या हो गया, -1 + 1 0। फिर ये है नेक्स्ट, देखें -3 प्लस इंटू -1/2, ये कुछ इस तरह से था। तो देखो 2 3 ज़ार ये आ जाएगा मेरे पास, ये देख लेता हूँ मैं, -3 और -1/2 हो जाएगा ये, तो ये आता है -7/2, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -7/2। और नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट की बात करूँ तो वो क्या बनेगा, देखें R3 का एलिमेंट -11 और R2 का एलिमेंट वही -1/2, यानी सेंटर में प्लस होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन अगर उसका माइनस है माइनस ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास आने वाला कितना, 23 शायद आने वाला, मैं देखता हूँ, -11 -1/2 जी, -23/2। अब देखो बच्चों इतना आपने काम कर लिया, अब आपको देखें लास्ट एक स्टेप करना, फिर आपका ये मैट्रिक्स बन जाएगा वो वाला अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो देखें अब उसके अकॉर्डिंग ये जो आपको मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे 1 होना चाहिए तीसरे नंबर पे, यहाँ पे जहाँ पे हमारा -7/2 आ गया, तो मैं R3 को किस ऐसे स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई दूँ तो यहाँ पे 1 बन जाए। देखें R3 को मैं ज़रब दूँगा, R3 मल्टीप्लाइड विद, देखें अगर मुझे -7/2 को 1 करना है तो मैं किससे ज़रब दूँ इसको, यानी कि 2/7 से ज़रब देनी होगी। देखें 7 7 से कटेगा, 2 2 से कटेगा, लेकिन इस माइनस के लिए भी कुछ करना होगा, तो यानी मुझे इसे ज़रब देनी होगी -2/7 से, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर इसको 1 दे देगा, ठीक है। मुझे ऑपरेशन अप्लाई करना है, देखें क्या R3
के साथ नंबर मल्टीप्लाई करवाना है -2/7। तो ये आपका ऑपरेशन है। नेक्स्ट -2/7 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दी होल रो को। तो देखें फिर आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट 2 रोज़ आपकी फ़िक्स हैं यानी कि एज इट एज़ आ जाएंगी। ठीक है जी। थर्ड रो को फ़र्क पड़ेगा। अब देखो ज़ीरो के साथ यार किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई तो ज़ीरो ही रहता है, इस ज़ीरो के साथ भी यही कंडीशन होगी। अब इसकी बात करें तो देखो R3 का एलिमेंट है -7/2 जो कि ज़रब खा रहा है -2/7 के साथ, जो कि मैंने आपको करके दिखाया 1 आ जाता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। लेकिन इसके साथ क्या होगा, -23/2 के साथ जब ज़रब खाएगा -2/7 तो फिर क्या आएगा, देखें ये 2 से कटा तो हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस यानी 23/7 आ गया। तो ये आपके पास बन गया अपर ट्रायंगुलर। देखें इसके नीचे डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट ज़ीरोज़ हैं और इसके ऊपर एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, यह है आपका अपर ट्रायंगुलर। बच्चों ये कंडीशन ज़रूरी नहीं होती कि सिर्फ अपर ट्रायंगुलर हो, आप बोथ यानी कि अपर और लोअर दोनों बनाकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ईजी रखना चाहता हूँ। अब आप इसको लिखेंगे इक्वेशंस की फॉर्म में। देखें इक्वेशंस कैसे लिखी जाएंगी, आपको पता है इनके वेरिएबल्स थे एक्स वाई जी, तो इनके जो कांस्टेंट है उनके साथ आप वेरिएबल्स लिखते जाएँ। देखें फर्स्ट एलिमेंट एक्स का है यानी कि आ गया 1x प्लस 1y, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से x प्लस वाई लिखा है, प्लस 1z इज़ इक्वल टू वाला नंबर ये था आपको पता है 9, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, और आगे सेकंड इक्वेशन की बात करूँ, इसमें देखो x का एलिमेंट 0 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, y के साथ 1 है, -1/2 हमारे z के साथ है, तो ये आपके पास इस तरह से आ गया, इज़ इक्वल टू में आपके पास -1/2 है, ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन देखें क्या है, एक्स वाई दोनों जीरो हैं और जी की डायरेक्ट हमें वैल्यू मिल रही है, जी इज़ इक्वल टू 23/7, एक वैल्यू तो आपको मिल गई। आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व इसलिए करते हो वैल्यूज़ आप मालूम करने के लिए, तो आपको इस वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। आप देखो अगर आप इसको उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट करते हो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज माइनस, उससे पहले मैं एक काम करूँगा, देखो y इधर ही रह गया, ये उठ के उधर गया तो प्लस हो गया, यानी ये -1/2 प्लस 1/2 जी हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, -1/2 प्लस 1/2 इंटू 23/7। ठीक है जी, ये मैंने जी की यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। अब देखते हैं कैलकुलेटर हमें क्या जवाब देता है इसका। तो ये बच्चों आता है 8/7। ठीक है जी, y की भी आपको वैल्यू मिल गई। अब हम लास्ट में x की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 1 में y और z दोनों की वैल्यू पुट करके। देखें पहले इक्वेशन 1 को अरेंज करना पड़ेगा, x इस साइड पे रह गया, y z दूसरी साइड पे जाके 9 में से माइनस हो गए, इस तरह से। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखें 9 माइनस y की वैल्यू जो कि 8/7 आ गई, माइनस z की वैल्यू जो कि 23/7 आ गई। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके ये भी आपको बता देता हूँ, और देखें आपका ये भी क्वेश्चन इतना ईजीली सॉल्व हो गया। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 32/7। तो ले जी आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।